जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी पाठ पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है चाहता हूं। ठीक है, इसके कवि है हमारे रामावतार त्यागी। इसमें कहता है मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। देखिए, इस कविता को लिखने का मेन मोटिव है भारत माता के सामने हम लोग क्या समर्पित कर सकते हैं उसके बारे में बताए हैं रामावतार त्यागी जी। ठीक है, तो रामावतार त्यागी जी हम लोग को बताना चाहते हैं कि हम लोग का मन भी समर्पित है भारत माता के सामने, हमारा तन भी समर्पित है। तन मतलब हमारा शरीर है ना। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मन और तन के अलावा मैं कुछ और देना चाहता हूं। जैसे देखिए, अगर आप देखते होंगे कहीं पर गंदगी है, उसको आप उठा करके कूड़ेदान में डाल रहे हैं, तो ये भी आप क्या कर रहे हैं, देश के प्रति अपना मन और तन त्याग कर रहे हैं ना। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। देखो, कोई भी माँ हो है ना, चाहे भारत माँ हो या अपनी माँ हो, है ना, सबका जो ऋण होता है, कर्ज होता है, इतना ज्यादा होता है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग उसको चुका नहीं पाते हैं जिंदगी भर। ऋण मतलब कर्ज। ठीक है, इतना ज्यादा कर्ज होता है कि हम लोग चुका नहीं पाते हैं। किस पर कर्ज होता है? हम लोग के ऊपर, है ना। वो हम लोग को इतना ज्यादा देखभाल कर देती है, इतना ज्यादा हम लोग को ख्याल कर देती है कि उस तरह का ख्याल हम लोग उनका नहीं कर पाते हैं। जिंदगी भर अगर सेवा करेंगे तब भी वो कर्ज से मुक्ति हम लोग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिंचन मतलब मैं निर्धन व्यक्ति हूँ, आप जो है सो बहुत धनी है ना, किंतु इतना करा रहा फिर भी निवेदन, सिर्फ ये निवेदन मैं कर रहा हूं कि थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। कि जब मैं युद्ध लड़ने के लिए जाऊंगा और मैं थाली में भाल सजा करके आपके सामने लाऊंगा तो उसको आप क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना। ये कहता है कौन? रामावतार त्यागी जी कहते हैं। कि बोलते हैं गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। जो हम लोग गान गाते हैं, चाहे राष्ट्रीय गान हो या भक्ति गान हो, है ना, और प्राण भी समर्पित और गान भी समर्पित। ये जो रक्त का जो कण कण है, जो हम लोग के खून का एक एक कतरा है, सारा का सारा किस पर समर्पित है? कौन सा माँ? भारत माँ, है ना। मांझ दो तलवार को लगाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। ठीक है, ये कहते हैं कि जो तलवार है हमारा उसको मांझ दो। मांझ दो मतलब एकदम तेज कर दो, एकदम पजा दो कि एक बार में एकदम क्या कर दे, बाहुबली जैसा एकदम गर्दन उड़ा दे, है ना, एकदम धार एकदम तेज कर दे। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। अपनी चरण का जो धूल है उसको क्या कर दो, ढाल पर लगा दो। अब ढाल किसको बोलते हैं बबुआ? युद्ध में तलवार भाले आदि के आघात को रोकने वाले। तो देखता होगा एक हाथ में ऐसे पकड़े रहता है, गोल गोल रहता है उसका सिप, जब भी कोई तलवार से वार करता है तो इसको रोक करके इस पर अपनी आघात करता है ना, तो उसी को कहते हैं हम लोग ढाल। ठीक है, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी की। इतना घना हमको आशीर्वाद दे दो कि हम जो है उस युद्ध को आसानी से जीत जाएं। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। मतलब जितना भी सपना हम देखे हैं वो सारा आप पे समर्पित है। जितना तरह का प्रश्न होता है सारा आप पे समर्पित है ना। हमारे उम्र में जितना सारा आयु है, जो भी हमारा उम्र है, सारा किस पर समर्पित? आप पर समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इतना ज्यादा देने के बाद भी मैं चाहता हूं कि कुछ और, जहां तक मेरे अनुसार हो सके उतना मैं कुछ और आपको दूं। ठीक है, तोड़ता हूं मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। मतलब मेरे बाएं हाथ में क्या दे दो, हमारे देश का झंडा राष्ट्रीय ध्वज दे दो, और दाहिने हाथ में क्या दे दो, तलवार दे दो, है ना। सुमन अर्पित चमन अर्पित। सुमन मतलब फूल और चमन मतलब चमन देश को बोलते हैं ना। तो हम जितना तरह के हमारा राष्ट्रीय फूल है या सुंदर फूल है, मनमोहक फूल है, वो सारा आप पर अर्पित है ना। नील का तीन तीन समर्पित। नील मीन्स होता है घोंसला, कि घोंसला में देखता होगा तू लोग एकदम छोटा से छोटा तिनका मिलकर के वो बड़ा घोंसला बनता है। तो उस घोंसले का छोटा छोटा तिनका जिस तरह मिलकर बनता है, उसी तरह मेरे अंदर जितना छोटा छोटा अच्छाई है उसको मिला करके आप पर समर्पित है। ठीक है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मतलब इतना ज्यादा देने के बाद मैं चाहता हूँ कुछ और भी। ठीक है, चलिए देखिए इसका अभ्यास हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। अभी हम बताएं कि जो हमारी मातृभूमि होती है, हमारी जन्मभूमि होती है, हम लोगों के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज रहता है उनका, है ना। तो वही चीज हम लोग को बताना है कि क्या क्या कर्ज हो सकता है। तो हम लोग आंसर लिखे हैं मातृभूमि का हमारे ऊपर काफी ऋण है। यह हमारा जन्मभूमि होता है, पहली बात, है ना। यहीं पर हम लोग जन्म लिए हैं, और जन्म लिए हैं तो यहाँ हम लोग को अन्न जल रोशनी वायु ये सब हम लोग को कौन देते हैं? हमारी मातृभूमि देती है ना। और जब हम लोग अपना प्राण त्याग देते हैं तो हम लोग को अपने में मिला देने का काम कौन करती है? हमारी मातृभूमि करती है, जन्मभूमि करती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है? सही बात, हमारा जिंदगी है, अपना हमारा घर है, हम लोग फसल उगाते हैं, वो तो हमारा हुआ ना। तो फिर हम लोग मातृभूमि को क्यों समर्पण करेंगे? तो देखो, कवि को लगता है कि मातृभूमि का उस पर काफी ज्यादा ऋण है,
अब कर्ज है तो कर्ज तो चुकाना पड़ेगा, चाहे तुम अपना प्राण देकर चुकाओ, चाहे अपना धन दौलत देकर चुकाओ, चाहे अपना श्वास जो भी है सब कुछ देकर के चुकाओ, ठीक है। तो कवि के अनुसार क्या है कि वो कहते हैं कि मातृभूमि जो हमारी होती है उस पर हम पर काफी ज्यादा क्या होता है, ऋण होता है, इसलिए वह सब कुछ क्या करता है, न्यौछावर करके सारा कुछ दे करके इस ऋण से क्या होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, और इस ऋण को चुकाने का अपना सिर, यहाँ तक अपना सिर कलम करके भी वो कलम करना चाहता है ना, और उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहता है अपना सिर। थर्ड में कहता है थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी थाली में हम लोग अपना भाल सजा करके लाएंगे तो उसको क्या कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, स्वीकार कर लीजिएगा। इस लाइन से क्या भाव स्पष्ट होता है, ये कभी पूछते हैं हम लोग को। तो प्रस्तुत पंक्ति में समर्पण का भाव नहीं था, कैसा भाव नहीं था जी, समर्पण का। समर्पण मतलब जो अपना प्राण वायु सब कुछ त्याग देगा, है ना। कवि मातृभूमि को कहता है कि उसके ऊपर बहुत प्रकार के ऋण है, बहुत मतलब बहुत, चाहे वो हवा हो, पानी हो, भूमि हो, फसल हो, भवन हो, है ना, कुछ भी। इसलिए वह निवेदन कर रहा है कि जब भी थाल में भाल सजा करके लाएगा तो मातृभूमि उसको आशीर्वाद देकर के स्वीकार कर लेगी, ठीक है। 4 नंबर है कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी। सही बात, जब भी हम लोग युद्ध लड़ने जाएंगे तो किस प्रकार का तैयारी करेंगे, गोला बारूद एकदम ले लेंगे, तलवार एकदम ले लेंगे, हाथ में राष्ट्रध्वज ले लेंगे। तो इस कविता के अनुसार बताना है, अपने अनुसार नहीं बताना है ना। तो कविता में युद्ध में जाने से पूर्व कवि जो सबसे पहले मोह का बंधन से मुक्त होना पड़ेगा तुमको। जब भी कोई सेना लोग जाता है बॉर्डर पर तो उन लोग अपना घर परिवार को छोड़ के जाता है, उस ये सोच करके जाता है कि पता नहीं इस बार जा रहे हैं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, है कि नहीं। जब से वो ज्वाइन करता है वो आर्मी में, जब से वो ज्वाइन करता है तब से वो है सो अपना प्राण त्याग देता है। वो अपना घर में कह देता है कि मेरा अब चिंता छोड़ दो, आगे मेरे साथ क्या होगा वो पता नहीं है। देखा एक वीडियो वायरल हुआ था एक, हाँ हाँ वही, वो हाल ही में बोला और बेचारा वो मारा गया, बताओ। हाँ, हंस के जीने के लिए हम लोग को एक संदेश दिया था कि जिंदगी कैसा भी हो, चाहे कितना भी दुख में हो, उस जिंदगी को हंस के काट दो, है ना। ये संदेश देकर गए थे हम लोग को, और कुछ ही 1-2 दिन पहले ही क्या हो गया कि उसका मौत का खबर आ गया, है ना। तो इस कविता में युद्ध में जाने से पहले कवि कहता है कि हम लोग को सबसे पहले बंधन से मुक्त होना पड़ेगा, मोह माया से मुक्त होना पड़ेगा, है ना। और बोलते हैं कि मैं अपने बाएं हाथ में राष्ट्र ध्वज लेकर के जाऊंगा और दाहिने हाथ में तलवार लेकर के युद्ध में जाऊंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात काहे करता है जी, गांव से काहे हम लोग क्षमा मांगेंगे, घर से काहे क्षमा मांगेंगे। हाँ, एक तो गलती को स्वीकार कर रहा है कि अगर गलती हो गया तो माफ कर देना, एक ये भी कि हम मोह माया को तो छोड़ के तो जा रहे हैं, जब तक व्यक्ति इससे मुक्त नहीं होगा तब तक वो मातृभूमि की सुरक्षा की लड़ाई नहीं जीत पाएगा। जीत पाएगा क्या, नहीं जीत पाएगा। अतः वो अपने गांव घर से क्षमा याचना कर तलवार लेकर के और राष्ट्रध्वज लेकर के आजादी की लड़ाई में शहीद होने के लिए जा रहा है। जब भी किसी से आखिरी बार मुलाकात करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, उससे माफी मांग लेते हैं कि हमको अगर हो सके तो आगे हमको माफ कर दीजिएगा, है ना।